इट इज़ वेरी हेक्टिक जॉब टू राइट। तो वो अब उनको जब मुश्किल चीज़ लगती है तो वो अवॉइड करते हैं। जिस तरह कबूतर को बिल्ली खाने आती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली नहीं खाएगी। तो हमारे सीएसएस एस्पायरेंट्स भी मोस्टली आंखें बंद करके बैठे होते हैं, देखेंगे आखिर में करेंगे, आखिर में करेंगे, आखिर करने वाले चक्करों में प्रैक्टिस नहीं हो पाती और आखिर में कुछ कर नहीं पाते, तो वो मोस्टली इसीलिए फ़ेल हो रहे हैं। बाकी और कोई रीज़न नहीं है। दिस इज़ सैयद फाजिल बुखारी, currently serving as ADO FC Hyderabad. Basically, I am from Balochistan. I pursued my private education, did my BA as a private candidate from Punjab. Then in 2015 there was BA. In 2017 I qualified, Alhamdulillah, CSS exams in first attempt, and Alhamdulillah I am allocated in Police Service of Pakistan. I have also served as previously SDPO City Shikarpur, and this is my second posting in FC as ADO Hyderabad. CSS की preparation is all full of confusions, depression, negativities, people discouraged. There are a lot of issues that you face while preparation of CSS, and that happens with every CSS aspirant, whether he is whatever his or her background is. सो इसी तरह लाइक एवरीबडी आई हैड ऑल्सो स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। तो सीएसएस का ये हुआ कि एक तो प्राइवेट जो एजुकेशन करता है बंदा, प्राइवेट बीए करता है बग़ैर किसी यूनिवर्सिटी में जाए, तो उसको ज़ाहिरी बात है उससे ज़्यादा इश्यूज़ होंगे जो बंदा यूनिवर्सिटी में रेगुलर एजुकेशन करके सीएसएस करता है। तो मुझे थे इश्यूज़ इसी तरह के। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीएसएस के लिए आपको एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। आपको किस्मत कहीं भी लेके जा रही है, अगर आपके अपने ऊपर भरोसा है कि आप चीज़ कर सकते हैं तो आप कर जाएंगे। भले कोई कितना भी आपको डिस्करेज करे, कोई कितना भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड किसी भी तरीका हो, प्राइवेट हो, रेगुलर हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हों या जीसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हों या हैदराबाद से पढ़े हों या गांव से ही पढ़े हों, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा फ़र्क इतना पड़ता है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कम होती है, वो आप मेहनत करके उसके इक्वल ला सकते हैं। तो उसमें ये हुआ था कि सीएसएस के लिए मैंने हमारा क्योंकि बैकग्राउंड बलूचिस्तान का या पीपल ऑफ इंटीरियर सिंध और साउथ पंजाब, तो हमारी अंग्रेज़ी में थोड़े मसले होते हैं, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश पे काम करने में। एंड सीएसएस इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश। जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी होती है सीएसएस वही पास करता है। तो उसके लिए मैंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। कोई 5-6 घंटे डेली अंग्रेज़ी को देता था, ऐसे कंपोजिशन, अखबार, ये सारी चीज़ें करके जब अंग्रेज़ी मेरी 4-5 महीनों में सीधी हो गई थी, उसके बाद आई स्विच टूवर्ड्स सब्जेक्ट प्रिपरेशन। लेकिन उसमें ये था कि टाइम टेबल था, मेरी प्लानिंग थी, लॉन्ग टर्म प्लान बनाए थे, शॉर्ट टर्म प्लान बनाए थे, रेगुलर लाइब्रेरी जाता था, संडे ऑफ करता था। मैं सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपने लाइब्रेरी में बैठना है, पढ़ना है, और कोई काम है ही नहीं। आई अवॉइडेड सोशलाइजेशन। मैं दोस्तों को ज़्यादा टाइम नहीं देता था, अपनी पढ़ाई पे फोकस करता था कॉल पे। मैं आई अवॉइड सोशल मीडिया। मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो भी चीज़ें थी, आई वॉज नॉट इनटू देम, मेरी थी नहीं, आईडीज़ ही नहीं बनाई थी मैंने। और व्हाट्सएप भी मेरे पास मैं मेरे कीपैड वाला मोबाइल यूज़ करता था ताकि टाइम ज़ाया ना हो मेरा, जस्ट टू कॉल टू माई फैमिली। और आपको एक तो रिज़र्व हो रहना पड़ता है, आपको एक तो एक फोकस्ड होके एक ही डायरेक्शन में काम करना पड़ता है, और आपको वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं जो आजकल की यंग जनरेशन जिन चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया कर रही है। तो आप अगर अपने मकसद के साथ सच्चे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ कि मैंने फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में सीएसएस पास कर लिया। वेरी यंग एज, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह यंगेस्ट पीएसपी ऑफिसर ऑफ माय बैच। तो आपको फिर आगे इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। तो सीएसएस एस्पायरेंट्स जितने भी हैं उनसे मैं यही एडवाइस होगा मेरा कि आप फोकस्ड रहें अपने गोल पे। गोल से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। सोशलाइजेशन दोबारा हो सकती है, सोशल मीडिया दोबारा आ सकता है, आपकी जो घूमना फिरना दोबारा हो सकता है। 1-2 साल की बात है, अपने आप को रोकें इन चीज़ों से, अपने मकसद के पीछे जाएं और सीएसएस करें, ऑफिसर बने, आपको हर चीज़ मिलेगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं मोस्टली जो है स्टूडेंट्स को या एस्पेरेंट्स को यही बताया जाता है
कि स्कोरिंग ट्रेंड होता है, कभी एक स्कोर लेता है सब्जेक्ट, कभी नहीं है। ये हकीकत है किसी हद तक, लेकिन ये है कि दो तीन चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए ऑप्शनल सेलेक्ट करते वक्त। नंबर वन, आपका इंटरेस्ट क्या है। नंबर टू, आपको वो स्कोरिंग ट्रेंड उसका क्या चल रहा है। एंड नंबर थ्री, आप ऑप्शनल सेलेक्ट करने से पहले आप उसके पास्ट पेपर्स और उसका सिलेबस वो देख लें। अगर वो आपको समझ आता है, आपका माइंड एक्सेप्ट करता है कि ये क्वेश्चन मुझे समझ आ रहे हैं और इनका आंसर मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, फिर ऑप्शनल सेलेक्ट करें। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा आपको वो डेफिनेटली आएगा। यही इसी में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज़ बताऊँ मैं आपको, क्योंकि मैं कहीं पे गया था पढ़ने, तो somebody suggested me to select geography as optional subject. तो ऑन द एडवाइस ऑफ सीनियर एस्पायरेंट्स आई वेंट फॉर ज्योग्राफी। वो उस टाइम शायद स्कोरिंग था भी, लेकिन ये है कि मैंने जब उसको ज्योग्राफी को पढ़ता था तो मुझे अजीब सी फीलिंग्स आती थी, मेरा दिल चाहता था उठ के भाग जाऊँ। मतलब आई डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। तो वो मैंने एक हफ़्ता पढ़ा, मैं अज़ाब बन गया सब्जेक्ट मेरे लिए। तो इसीलिए आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप पढ़ के देखें पास पेपर्स ऑप्शनल्स के और उसके सिलेबस और उनकी किताब। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो पढ़ के देखें, आपको मज़ा आ जाता है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाती हैं चीज़ें। दैट मीन्स इट इज़ गुड फॉर यू। तो आप इसको खुद ही उसमें लगा लेंगे, इंटरेस्ट के साथ मेहनत करें। ऐसे पास करना बहुत मुश्किल होता है और आपकी 97-98% जो CSS अटेम्प्ट देते हैं लोग, ऐसे में ही फेल होते हैं। उसकी वजूहत काफ़ी ज़्यादा हैं। नंबर वन वजह ये है कि आपके जो CSS एस्पायरेंट्स हैं वो प्रोडक्टिव मेहनत नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। लाइब्रेरी जाएंगे, सारा दिन बैठेंगे, पढ़ेंगे, घर वालों को पता होगा, खुद को पता होगा, बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट इट वुड नॉट बी प्रोडक्टिव। वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। मतलब मकसद क्या है प्रोडक्टिव? आपको सबको पता है, आपको भी पता है, जो CSS की तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा, सबको पता है ऐसे में फ़ेल होगा बंदा। अनफॉर्चुनेटली पता होने के बावजूद आपके 90% CSS एस्पायरेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते, 90% प्रैक्टिस नहीं करते। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। वो अवॉइड करते हैं लिखना, वो लिखने से डरते हैं, क्योंकि लिखना पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल है। पढ़ना आसान है, अखबार पढ़ लो इंटरेस्टिंग है, ख़बरें हैं, किताब पढ़ लो इंटरेस्टिंग है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। लिखने के लिए आपको वोकेबलरी चाहिए, आपको अच्छी ग्रामर चाहिए, आपको थिंकिंग पावर चाहिए। इट इज़ वेरी हेक्टिक जॉब टू राइट। तो वो आप उनको जब मुश्किल चीज़ लगती है तो वो अवॉइड करते हैं। जिस तरह कबूतर को बिल्ली खाने आती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली नहीं खाएगी। तो हमारे CSS एस्पायरेंट्स भी मोस्टली आंखें बंद करके बैठे होते हैं, देखेंगे आखिर में करेंगे, आखिर में करेंगे। आखिर करने वाले चक्रों में प्रैक्टिस नहीं हो पाती और आखिर में कुछ कर नहीं पाते, तो वो मोस्टली इसीलिए फ़ेल हो रहे हैं। बाकी और कोई रीज़न नहीं है। नेचुरल इंसान अगर कंसिस्टेंटली किसी चीज़ पे मेहनत करे तो ऐसे इज़ लाइक राइटिंग समथिंग वट एवर इट इज़ इन योर माइंड, लॉजिकल आंसर्स उसके फैक्ट्स फिगर्स के साथ, आर्ग्यूमेंट्स और कोटेशंस के साथ। तो वो इतनी कोई बड़ी मसला नहीं है। मसला है उसकी तैयारी करना। उसकी तैयारी हमें मुश्किल लगती है। अगर उसकी तैयारी में हम फ्रीक्वेंटली लिखते रहें, हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहें, तो हमारा अगर हैंड टू हेड कनेक्शन बन जाए ना, कि आपकी पेन बस जो सोचें चलती जाए, अच्छी अंग्रेज़ी में गलतियाँ भी ना हो, वोकेबलरी भी अच्छी हो, तो वो आएगा प्रैक्टिस से। आप 6 महीने रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहें, आपको खुद ही ऐसे में इंटरेस्ट होना शुरू हो जाएगा और आप लिखना शुरू हो जाएंगे। अब लिखना शुरू हो जाएंगे, आप चेक कराएंगे, पास होना शुरू होंगे। जब पास होना शुरू हो जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी और आप CSS भी पास कर लेंगे। हर किसी का एक तो तरीका डिफरेंट होता है। कोई जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, कोई जॉब के बाद। एक दो टाइम मैनेजमेंट्स हैं, एक ड्यूरिंग प्रिपरेशन, एक ड्यूरिंग एग्ज़ाम। तो दोनों डिफरेंट हैं। अगर ड्यूरिंग प्रिपरेशन वाला ये है कि आई वुड सजेस्ट कि आप शॉर्ट टर्म प्लान बनाएं, डेली रूटीन बनाएं, आप अपनी कैपेसिटी के और नीड्स के मुताबिक और अपनी फ्री टाइम के मुताबिक। तो कम से कम एटलीस्ट 5 से 8 घंटे ज़रूर दें CSS को, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट। और उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म बनाएं, हर महीने एक एक सब्जेक्ट करके तैयार करें। हर चीज़ के पीछे एक साथ नहीं भागें, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी पॉलिसी रखें।
एक कंपलसरी, एक ऑप्शनल, एक कंपलसरी, 15-20 दिन लगते हैं सब्जेक्ट में, लगाएं। नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स नहीं बनाते फिर आखिर में चीज़ें याद ही नहीं होती लोगों को और रिवाइज़ नहीं कर पाते सब्जेक्ट्स को। इजी रास्ता ढूंढते हैं कि बस मार्क करते जाओ, आखिर में इसी से रिवाइज़ करें, जो होता नहीं है। तो आप नोट्स बनाएं, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करें, हर महीने एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ें, एक्स्ट्रा किताबें पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ें। इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि फ़ेल आपने इंग्लिश में ही होना है, ना करंट अफेयर्स में फ़ेल होंगे, ना ऑप्शनल्स में फ़ेल होंगे, फ़ेल आपने इंग्लिश में होना है। उस पर ज़्यादा काम करें, उस चीज़ पे ज़्यादा काम करें जो आपकी वीकनेस है, उसको स्ट्रेंथ बनाएं। जितनी स्ट्रेंथ बनाएंगे आपको चीज़ें इजी लगना शुरू हो जाएंगी। और शुरू में हर चीज़ मुश्किल लगती है, आपको वोकैबुलरी मुश्किल लगेगी, लिखना मुश्किल लगेगा, पढ़ना भी मुश्किल लगेगा काफ़ी हद तक। तो शुरू में होता है, शुरू में मतलब एवरी जर्नी स्टार्ट विद द स्मॉलर स्टेप। तो स्मॉल स्टेप्स ले लेके अपने आप को अप्रिशिएट करें। किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, सिवाय सीनियर्स के या सिंसियर लोगों के साथ। डिस्करेज ना हो, अपने आप को इम्यून बना दें नेगेटिव कमेंट्स से, लोगों की नेगेटिव बातों से। और एक दिन ऑफ भले लें, आप अपनी ज़िंदगी भी जिएं, लेकिन मेहनत करें, 6 दिन टिका के मेहनत करें। और मैनेजमेंट ये है कि एक तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ड्यूरिंग प्रिपरेशन। अब ड्यूरिंग एग्ज़ाम, एक तो अभी जो आखिरी दिन चल रहे हैं, रिवीजन के मसले हैं लोगों को, तो रिवीजन के लिए भी आप इसी तरह रख सकते हैं, 2-2, 3-3 घंटे एक सब्जेक्ट को रिवाइज़ करें दिन में। अब इस तरह नहीं करें कि एक सब्जेक्ट रिवाइज़ करें एक दिन, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। दिस इज़ मिस मैनेजमेंट। आप 12 दिन में 12 सब्जेक्ट पूरे करेंगे। अगर आप 2-2, 3-3 घंटे एक सब्जेक्ट को देंगे तो 3 सब्जेक्ट्स अगर आप एक दिन में रिवाइज़ कर रहे हैं, इट मीन्स आप 2 दिन में 6 और 3 दिन में 9, ठीक है। तो इस तरह करके बाकी अंग्रेज़ी और वो तो आपके करंट अफेयर चलता ही रहेगा, दैट इज़ नॉट काउंटेड इन सब्जेक्ट्स वेल प्रिपरेशन। तो आप इस तरह करके पता नहीं कितनी मरतबा आप हफ़्ते में, मतलब 2 मरतबा एक सब्जेक्ट रिवाइज़ कर रहे हैं, 2 हफ़्ते में आप 4 मरतबा रिवाइज़ कर रहे हैं, 3 हफ़्ते में आप इस तरह कर करके 6 मरतबा रिवाइज़ करें। आप हर हफ़्ते उस सब्जेक्ट को रिवाइज़ करते रहेंगे, एवरी सब्जेक्ट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। और उसके बाद जब आप पेपर देंगे, पेपर में टाइम कम होता है, आप उसमें आपको ये करना है कि आपने जो क्वेश्चन पेपर है उसको समझना है। जो आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस जो कर सकते हैं, उनको पीछे रफ़ पेज पे जाके उसकी रफ़ आउटलाइन बना लें फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फिर आप जो है उन चीज़ों को लिखना शुरू करें। कोशिश करें कि 30 से 35 मिनट में एक क्वेश्चन ख़त्म कर दें। ये नहीं होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन 10 पेजेस पे चला जाए, आखिरी क्वेश्चन जो है वो आधे पेज या 2 पेजेस पे चला जाए। तो इस तरह मैनेज करें। और वो जब लॉन्ग टर्म शॉर्ट्स नोट्स बना रहे हैं आप लॉन्ग, तो आखिर में जब आप रिवाइज़ करेंगे तो उन नोट्स को शॉर्ट करें, हेडिंग्स में लाएँ, कोटेशन और फैक्ट्स फिगर्स सिर्फ रखें, हिंट्स दें अपने नोट्स में। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपके रिवीजन के लिए वो जो शॉर्ट नोट्स हैं वो ज़्यादा मुफीद होंगे। तो आप टेंशन नहीं लें, घबराना नहीं है। और ये है कि आपने कॉन्फिडेंटली जाना है। आप अपने आप को कंपेयर किसी के साथ नहीं करें। आप अगर प्राइवेट एंड कैंडिडेट हैं, बीए वाले, आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आपने किसी तरीके से भी ग्रेजुएशन करके आए हैं, तो आपका ये चीज़ मैटर नहीं करती, आपकी करती है सीएसएस की प्रिपरेशन मैटर। सीएसएस इज़ बेस्ड ऑन मेरिट। आपने जितनी प्रिपरेशन की है, मेहनत की है, आपको सिला ज़रूर मिलेगा। इसका आपका बैकग्राउंड का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और आपकी बस स्किल्स होनी चाहिए जो सीएसएस डिमांड कर रहा है। बहराड़ी के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, या उनको स्पीकिंग के इश्यूज़ होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ के भी इशू, अभी भी रिज़ल्ट आया है, इसमें काफ़ी लोग होंगे इस तरह जिन्होंने इस तरह के प्राइवेट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का, स्पेशली सिंध और बलूचिस्तान के लोग होते हैं इस तरह। तो उनको अभी इंटरव्यू के लिए इश्यूज़ होंगे। पहले तो ये है कि आपने जब रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवर थिंक अबाउट इट कि आपके स्पीकिंग स्किल्स कैसे हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप सिर्फ रिटर्न पे फोकस करें, उसकी तैयारी करें। जब रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है तो लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, आई ऑल्सो बिलोंग टू सच एरिया, आई ऑल्सो बिलोंग टू सच बैकग्राउंड। तो मैं आई वॉज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉज अनेबल टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन इंग्लिश आफ्टर क्वालिफाइंग रिटर्न एग्ज़ाम। तो आई कैन रियली अंडरस्टैंड। बट ये है कि अगर आप सीएसएस पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं रिटर्न करके, इट मीन्स यू हैव पोटेंशियल। तो आप उन चीज़ों पे आप काम करें, स्पीकिंग स्किल्स पे। आप वीडियोस देखें, इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं उनके इंटरव्यूज़ सुने, और ट्राई टू स्पीक। आप अपनी ज़ुबान पे, क्योंकि हम जो रिटर्न पास करके आते हैं
हमें लिखना तो आता है, बोलना बहुत कम आता है, वो ज़बान पे नहीं चढ़ती अंग्रेज़ी। तो वो आ जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आप 2-2 3-3 घंटे आईने के सामने बैठें और अंग्रेज़ी में बातें करें, खुद से क्वेश्चन करें, खुद ही से आंसर करें, प्रोनंसिएशन पे काम करें और सुने। जितना लिसनिंग, आप कहते हैं आपकी जितनी अच्छी रीडिंग होगी उतनी अच्छी राइटिंग होगी, और जितनी अच्छी लिसनिंग होगी उतनी अच्छी स्पीकिंग होगी। तो अगर आप स्पीकिंग के लिए काम कर रहे हैं तो यू शुड लिसन मोर। जितना लिसन करेंगे उतना आप अच्छा स्पीकिंग करेंगे। हो जाता है, लैंग्वेज स्पीकिंग इज़ नॉट एन इशू। और उन लोगों के लिए जिन्होंने CSS पास किया है, दैट मीन्स दे नो इंग्लिश, उनको समझ तो आती होगी, लिखना भी आता होगा ऑब्वियसली 100%। तो बोलना इज़ नॉट एन इशू। हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप उस स्पेस पे पहुंच जाते हो जहाँ पे दूसरे लोग होते हैं। और जो लेट मी टेल यू कि आई वॉज नॉट एवन एबल टू स्पीक इन माई इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इंटरव्यू में 200 के करीब स्कोर लगाया है। क्यों? बिकॉज आई प्रैक्टिस अ लॉट। मैंने बहुत 4-4 5-5 घंटे, जिस तरह रिटर्न में इंग्लिश की तैयारी करता था, इंटरव्यू के लिए स्पीकिंग इतनी ज़्यादा करता था। तो आप स्पीकिंग करें, इट्स नॉट अ बिग इशू, हो जाएगा। है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोगों की ये माइंडसेट है कि सिफारिशी कल्चर है, ये वो है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, इफ़ यू आर हार्ड वर्कर, इफ़ यू आर टैलेंटेड, आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत आपकी रंग लाएगी। आप और CSS एग्ज़ाम में देयर इज़ नो सिफारिश एट ऑल, कोई सिफारिश नहीं है। हर किस्म के लोग आ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ कर लोग आ रहे हैं, उसी सीट पे बैठ रहे हैं जहाँ पे छोटे से गांव से लोग प्राइवेट BA करके आके बैठ रहे हैं। तो दे ऑल आर इक्वल बिकॉज ऑफ द मेरिट। अगर CSS में मेरिट है तो हर जगह पे आप, मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है कि अगर आप मेहनती लोग हैं, मेहनत वाला बंदा कभी भी नहीं हारता, कभी भी नहीं हारता। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो वो मेहनत कभी भी आपकी ज़ाया नहीं होगी। और आप CSS करें, फोर्सेस में जाएं, काफ़ी जगहों पे मेरिट है। इस तरह नहीं है कि आपकी जो बड़ी पोस्ट्स हैं, स्पेशली कमीशन एग्ज़ाम्स, PCS हो, CSS हो, मोस्टली मेरिट है। आप इतने मेहनती बन जाएं, इतने टैलेंटेड बन जाएं, अपने आप को, कहते हैं ना, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, अपने आप को इस पिच पे ले आएँ, इतना ऊपर ले जाएं अपनी मेहनत को। हो ही नहीं सकता कि कोई सिफारिशी बंदा आपको क्रॉस कर सके किसी भी एरिया में। CSS में कोई सिफारिश नहीं है। आई थिंक मिलिट्रीज़ में जो इंडक्शन होती है उसमें सिफारिशें नहीं हैं। और आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी हैं, फेडरल के हों, इवन प्रोविंसेस के, काफ़ी हद तक मतलब आई हैव नो एक्सपीरियंस, लोग बोलते रहते हैं, लेकिन ये है कि मैंने काफ़ी लोगों को जो मेरे साथ तैयारी की है, जो पढ़े हैं, जो मेहनती हैं, और वो अभी PCS में भी बड़ी अच्छी पोजीशनों पे अपनी मेहनत के साथ बैठे हुए हैं। मेहनती बंदा कभी भी नहीं हारता। आप अगर मेहनती हैं तो आप कामयाब होंगे, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत जारी रखें, अल्लाह कामयाबी देने वाला है।